नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज डेली करंट अफेयर्स में 16 जून 2021 के महत्वपूर्ण खबरों पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे और उनका डिटेल से अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन इसी सिलसिले में देखते हैं कि हाल ही में दुनिया का पहला मास्क फ्री देश कौन सा बन गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित तौर पर आने वाला क्वेश्चन है। मास्क फ्री का मतलब हो गया कि अब वहाँ पर मास्क की जो बंदिशें थी वो ख़त्म कर दी गई। इजराइल, यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी। सही आंसर क्या है? यूएसए, राइट? ना 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 ना, इजराइल। सही आंसर क्या है? इजराइल है। देख लेते हैं थोड़ा सा न्यूज़ इसका। संक्रमण पर जीत, एक मिनट। संक्रमण, इजराइल 15 जून से दुनिया का पहला मास्क फ्री देश बन जाएगा। 20 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ था कोरोना टीकाकरण। देखिए 20 दिसंबर 2020 से वहाँ टीकाकरण शुरू हुआ। चूँकि पॉपुलेशन कम है इसलिए जल्दी से लोगों को वैक्सीन की डोज मिल गई और डोज मिलते ही एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप्ड हो गई। इम्यूनिटी डेवलप होने के बाद अब उनको लगता है कि मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि मास्क के अलावा बाकी जो अड़चने हैं, बाकी और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो चलता रहेगा, जो बंदिशें और अभी भी जारी रहेगी, लेकिन मास्क की ज़रूरत को अब ख़त्म कर दिया गया है। इजराइल की बात करें तो इजराइल अभी चर्चा में रहा है कुछ कारणों से। इजराइल और फिलिस्तीन के जो लड़ाई चलती रहती है, इजराइल और पैलेस्टीन की, उसकी वजह से चर्चा रहा। और इजराइल में अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। पहले बेंजामिन नेतन्याहू थे, अब बर्नेट प्रधानमंत्री बने। एक वोट से ये ज़्यादा, इनके पास एक सीट ज़्यादा थी, इसलिए ये प्रधानमंत्री बन गए इजराइल के, बर्नेट। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पिछले ही वीडियो में हमने इसको एक्सप्लेन किया था, 14 या 13 जून की महत्वपूर्ण खबरों में हमने इसको पढ़ा था। इजराइल के बारे में वहाँ पर डिटेल में पढ़ा था, आप देख लीजिएगा। आज मैं इसको डिटेल नहीं कर रहा हूँ, या फिर कभी न्यूज़ आएगी तो उस पर डिटेल करूँगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी लिखी है और इसका नाम रखा है बिलीव, यानी एक बुक लॉन्च किया है बिलीव के नाम से? इरफान पठान, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी या राहुल द्रविड़? आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए? अच्छा, चला ही गया। सही आंसर क्या है? सुरेश रैना। ठीक है, सुरेश रैना ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है बिलीव। क्लियर है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा सुरेश रैना की बात करें तो ये भारतीय क्रिकेटर रहे हैं। ठीक है, 2005 से 2020 तक इनका जो है क्रिकेट लाइफ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने 2020 में संन्यास लिया था। महेंद्र सिंह धोनी जी के साथ ही लिया था इन्होंने संन्यास। ये सीएसके के एक महत्वपूर्ण प्लेयर हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के वाइस कैप्टन हैं। और इससे रिलेटेड बस यहाँ क्वेश्चन बन सकता है बस। ठीक है, और इनका ये बुक का नाम याद रखिएगा, बिलीव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? देखिए इस तरह की जो भी रैंकिंग होती है वो एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? 55। क्या है? 55। ये क्या है इसको समझ लेते हैं। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स का मतलब समझिए। देखो पूरी दुनिया में जो प्रॉपर्टी है यानी घर है, ये जिसे हाउसिंग सेक्टर कहा जाता है, हाउसिंग सेक्टर की कीमतें आपको पता है बढ़ती रहती है, पूरी दुनिया में बढ़ती रहती है, तो भारत में भी बढ़ती है। तो कौन से देश में किस हिसाब से, किस लेवल से जो है हाउसिंग सेक्टर की कीमतें बढ़ रही, उसको ट्रैक करते हुए ये रैंकिंग जारी की जाती है। समझ में आया? किस संस्था द्वारा जारी की जाती है ये कभी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट नहीं, लेकिन फिर भी रिपोर्ट है इसलिए इसको अध्ययन कर लेते हैं कि अब होम प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या हुआ कि घर खरीदने में जो महंगाई का रेशियो है कहाँ पर ज़्यादा बढ़ा है, कहाँ पर घटा है। तो अगर हम देखें पूरी दुनिया में तो इस साल जो साल भर में घरों की कीमतें हैं, भारत में 1.6% घट गई, यानी डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, इसलिए भारत की रैंकिंग भी गिरी है। तो ये अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ यहाँ पे लास्ट घर की रैंक ये पीछे चला जाए, क्योंकि घर बनवाने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है और कीमतें घटनी चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं उनको लगता नहीं, क्या गुरुजी क्या बात कर रहे हैं, हमारे तो बर्बादी हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं, देखिए इसी से बोली इकोनॉमी में या अर्थव्यवस्था की बात करें, जब भी एक आदमी का फ़ायदा होता है तो दूसरे का नुकसान होवे करता है। तो अपना अपना चुन लीजिए, लेकिन अगर ओवरऑल बात करें घरों की कीमतें घटनी चाहिए। तो पिछले साल भर में 1.6% घटी है, ये सर्वे कहता है। और भारत की रैंकिंग कितनी थी है इस समय? 55वीं रैंकिंग है। और पिछले साल कितनी थी? 43वीं रैंकिंग थी। ठीक है, अगर इस पर कोई पहले नंबर पर अगर कोई होगा कोई देश, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर सर्वाधिक कीमतें बढ़ी हैं हाउसिंग सेक्टर की। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर हम 55वें नंबर पर हैं इस साल। अगला क्वेश्चन एक और इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है, ये एग्जाम में पूछा गया है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। गिविंग इंडेक्स का मतलब होता है पूरी दुनिया में जो दानवीर देश हैं,
दानवीर मतलब समझ रहे हो, सब भी समस्या है तो वहाँ पे डोनेशन करने की जो रकम होती है उसके मामले में भारत कौन से पोजीशन पे है, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें। तो सही आंसर क्या है, 14th रैंकिंग है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में। यहाँ पे भारत की रैंकिंग ठीक ठाक है और बेहतर हो सकती है। ठीक है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत ने लगाई 68 पायदान की छलांग। मतलब समझ में आया, इससे पहले कहाँ पर हम थे, 68 14 जोड़ तो 82वें रैंक पे थे, अब हम 14वें रैंक पे आ गए हैं। भैया इतनी तेज़ी से कैसी तरक्की हो गई, कुछ तो काम किया होगा ना। एक्चुअल में हुआ है कोरोना का संकट हुआ। आपको पता है कि कोरोना संकट के कारण बहुत सारे लोगों ने दान किया पिछले साल। जाहिर सी बात है, पीएम केयर फंड में दान किया, या एनजीओस पे दान किया, या प्रधानमंत्री राहत कोष में दान किया, या मुख्यमंत्री राहत कोष में। तो अलग अलग तरीके से जो जिस तरह से सक्षम था उसने दान किया। ठीक है, तो इस वजह से पिछले साल दान खूब हुआ, इसलिए भारत ने 68 पायदान की छलांग लगाकर 82 से पहुंच गया कौन से रैंक में, 14वीं रैंक में है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक और चीज़ है, इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो इस रिपोर्ट को जारी करता है चैरिटीज़ से। ये दिक्कत होती है, एक बार रुक जाते हैं 2 सेकंड, हाँ इसको ऊपर जाने दीजिए। ठीक, चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन CAF के द्वारा जारी की जाती है बस। ठीक है, तो रैंकिंग कितनी है, 14th 2021 में, और जारी कौन करता है ये हमने देख लिया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस IIT ने जीवन वायु नामक उपकरण तैयार किया है। एक उपकरण है जो ऑक्सीजन सप्लाई में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। कौन सी IIT ने ये उपकरण या इक्विपमेंट तैयार किया है? IIT दिल्ली, IIT रोपड़ पंजाब में है, IIT कानपुर उत्तर प्रदेश, IIT रुड़की उत्तराखंड। तो सही आंसर क्या है, IIT रोपड़ पंजाब। IIT रोपड़ पंजाब ने एक ऐसा यंत्र बनाया है जिससे ऑक्सीजन सप्लाई में मदद मिलेगी। क्या है वो, देख लेते हैं। ये इंग्लिश में है, हिंदी में मैं आपको समझा देता हूँ। ये जीवन वायु क्या है, एक निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दबाव है। अरे इस छोड़ो, ये सब इतना टेक्निकल नहीं पूछता, बस जीवन वायु जो इसका नाम रखा है इस उपकरण का, उसका बारे में देखते हैं। यह एक मशीन है, भारत की पहली ऐसी डिवाइस है जो, ध्यान दीजिए, पहली ऐसी डिवाइस जो बिना बिजली के काम करती है। समझ में आया, बिना बिजली का। और अस्पतालों में O2 यानी ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो पाइपलाइन है, दोनों की तरह ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट पर काम करती है। मतलब समझ, देखो ये ऑक्सीजन जनरेट करेगी, समझ में आ रहा है। जीवन वायु क्या करेगी, पहला काम क्या है, ये ऑक्सीजन जनरेट करेगी, ऑक्सीजन बनाएगी। अब भारत में आपको पता होना चाहिए जो मेडिसिनल यूज़ है ऑक्सीजन का, 2 तरह का यूज़ है, एक इंडस्ट्रियल यूज़ है और एक मेडिसिनल यूज़ है। मेडिसिनल मतलब चिकित्सकीय उपयोग है, और दूसरा क्या, औद्योगिक उपयोग है। तो चिकित्सकीय उपयोग 2 तरह का होता है, एक होता है सिलेंडर के रूप में, ठीक है, जो सिलेंडर में रखा जाता है, ठीक है, और दूसरा होता है पाइप के रूप में। समझ में आया। तो पाइप वाले से भी और सिलेंडर वाले दोनों में एक काम करेगा, कौन, जीवन वायु। समझ में आ गया, क्लियर है, एक तरह का मशीन है। अगला लास्ट क्वेश्चन आज का, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। ये स्टैटिक क्वेश्चन है लेकिन करंट में था, इसलिए मैंने इसको इस तरह से पूछ लिया। न्यूयॉर्क यानी USA, ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम, पेरिस यानी फ्रांस, बर्लिन यानी जर्मनी। तो कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ पर, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसकी राजधानी हेडक्वार्टर है, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया नाटो। अभी नाटो है क्या, थोड़ा सा समझ लेते हैं, समझ ले। हाँ, फुल फॉर्म तो देख ही लिया, क्या, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रीटी का मतलब क्या होता है, संधि। ध्यान दीजिए, इसका गठन कब हुआ था, 1949 में हुआ था। कब हुआ था, 1949 में हुआ था। पहले तो ये पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रसेल्स में है। ये हो गया। प्रश्न ये उठता क्यों हुआ था, ध्यान दीजिए, ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, क्या है बच्चा, ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, और ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री लेकिन ग्लोबल। कैसे, देखिए हुआ क्या था, अब आपको थोड़ा सा इतिहास में ले चलते हैं। 1945 में, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ। क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ, पूरी दुनिया में लोग, कई सारे देश आज़ाद होने लगे थे। तो जब देश आज़ाद होने लगा तो उनके पास स्वतंत्रता के बाद विकास का कौन सा मॉडल अपनाएं, इसको लेकर एक चर्चा चली। तो 2 मॉडल थे हमारे पास पूरे दुनिया में, एक था कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवाद, ठीक है, और दूसरा था सोशलिस्ट मतलब समाजवाद, ठीक है। सोशलिस्ट का जो टॉर्च बेयरर था, यानी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का जो प्रणेता था, वो था रूस, यानी रूस इसको सपोर्ट कर रहा था, इसको इंडोर्स कर रहा था। और कैपिटलिस्ट इकॉनमी को सपोर्ट कौन कर रहा था, USA। तो इसलिए पूरी दुनिया में 2 गुट बन गए। कुछ सोशलिस्ट जो सोशलिज्म की तरफ आकर्षित हुए, वो रशिया के ग्रुप में शामिल हो गए, ठीक है, और जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के संपर्क में आए वो USA से संपर्क में आ गए। तो इस तरह से पूरा दुनिया 2 धड़ों में बट गया, जिसे कहा गया
बाइपोलर एरा। बाइपोलर एरा मतलब द्विध्रुवी व्यवस्था। तो दो ध्रुव, या तो आप यूएसए के साथ होते हो, रशिया के साथ। अब जैसे भारत का एग्जाम्पल लेते हैं, भारत को भाई सोशलिज्म चाहिए था, क्योंकि सोशलिज्म में क्या, समाजवाद, सबको समान मानकर विकास करने की बात की जाती है। यहाँ पर सरकार हस्तक्षेप करता है अर्थव्यवस्था पर, और उसको ये भी चाहिए था कि भैया प्रोडक्शन भी अच्छे तरीके से हो, इसलिए उसको कैपिटलिज्म भी चाहिए था, पूंजीवाद भी चाहिए था। अच्छा, कुछ लोगों को अगर पूंजीवाद और समाजवाद का अंतर नहीं पता है तो कृपया करके मेरा इकोनॉमिक्स वाला जो लेक्चर है, दूसरा लेक्चर देखें, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार से समझाया है। क्लियर है? अभी के लिए इतना समझिए कि कैपिटलिज्म में मतलब होता है सब कुछ मार्केट के हवाले कर दिया जाता है, सरकार का मार्केट पर किसी तरह कोई कंट्रोल नहीं होता है। और जबकि सोशलिज्म में क्या होता है, सरकार मार्केट पर कंट्रोल करती है। समझ में आ गया? बस इतना समझिए अभी। तो यूएसए की शरण में जाने वाले बहुत सारे देश थे। क्लियर है? उनको रशिया से डर था। समझ में आया कि कहीं रशिया उन पर आक्रमण ना करे, क्योंकि रशिया बहुत मजबूत देश था। ठीक है? तो अमेरिका ने क्या किया, ऐसे देशों का एक ग्रुप बनाया जिसे क्या बोला गया, नाटो। समझ में आया? और इसमें कुल कितने देश थे? पहले 31 थे, अब जो है 30 देश हैं। एक देश जो टर्की है, यहाँ पर दिख रहा होगा टर्की, ये अभी इसने उस गुट से अपना नाम वापस ले लिया। अब 30 ही देश बचे हुए हैं, पहले 31 हुआ करते थे। तो नाटो में 31 देश जो हुआ करते थे, इन्होंने एक संधि की कब, 1949 में, और एक ज्वाइंट फोर्स बनाया। और इसका एक मैंडेट है, एक जनादेश है कि भैया कि अगर ना कोई भी देश नाटो कंट्रीज़ के ऊपर आक्रमण करेगा, किसी भी एक देश, मान लो जैसे कि मान लीजिए ये फ्रांस नाटो, अगर रशिया ने फ्रांस पर आक्रमण किया तो उसे ये माना जाएगा कि उसने नाटो पे आक्रमण किया। तो ऐसी सिचुएशन क्या होगा, नाटो की जो संयुक्त फोर्स है वो लड़ेगी रूस से। समझ में आया? तो एक्चुअल में रूस के खतरे को देखते हुए नाटो बनाया गया था। अब क्या हुआ है, रूस का दबदबा उतना रहा नहीं पूरी दुनिया में, इसलिए मांग की जा रही है अब नाटो को भंग कर देना चाहिए। तो नाटो का अस्तित्व तो रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, इसको लेकर अलग विषय है। अब रूस की जगह चीन आ गया है, तो हो सकता है नाटो का इस्तेमाल अब चीन को रोकने के लिए किया जाए। और इसी दिशा में देखो, अभी मैंने 15 जून के एक लेक्चर में बताया कि जो G7 कंट्रीज़ है उन्होंने पूरा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है? मैंने बताया था। तो ये था पूरा का पूरा मामला। इस बार तो एक बार समराइज़ कर देते हैं। देखो 1945 में क्या हुआ, दो गुट बने, बाइपोलर व्यवस्था हुई, यूएस वाला और रशिया वाला। रशिया वाला क्या था, सोशलिज्म, और यूएस वाला क्या था, कैपिटलिज्म था। ठीक है? जो कैपिटलिज्म की तरफ गए वो रशिया के दुश्मन हो गए, और जो इसकी तरफ गए वो अमेरिका के दुश्मन हो गए। तो अमेरिका ने क्या किया, वेस्ट कंट्रीज़ के साथ मिलकर उसने नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया। कब? 1949 में, एक संधि के माध्यम से। और इसका मतलब ये था, अगर रशिया इस पर आक्रमण करेगा, किसी भी एक देश के ऊपर आक्रमण करेगा, तो उसे संपूर्ण नाटो पर आक्रमण माना जाएगा, और वे सब लोग आपस में मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में नाटो से अपना नाम वापस लेने वाला देश कौन सा है, तो हमने आपको बताया टर्की। ठीक है? बाकी आप ये मैप में देख लिया। और नाटो के बारे में ये है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। इसका स्लोगन, फ्लैग है, इसका लोगो है नाटो और उल्टा ओठान। ठीक है? इसमें कौन कौन से देश हैं, इसके पूरा का पूरा ये डिस्क्रिप्शन है। अभी इस समय 30 स्टेट्स यानी 30 देश हैं। हेडक्वार्टर का बेल्जियम में है। मिलिट्री अलायंस है, हमने आपको बताया था। फॉर्मेशन कब हुआ था, 4 अप्रैल 1949। हेडक्वार्टर आपको बता दिया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम लोगों ने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए। 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, देख लीजिएगा। जहाँ कहीं डाउट हो आप पूछ लीजिएगा। PDF हमेशा की तरह आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ पर आप क्लिक करके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। थैंक यू।